तो हमें कहा गया हमारे पास क्या है, एक सीरीज है, फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन। ये होती है एक्स टी और सी एन ई की पावर जे ओमेगा एन नॉट इन्फिनिटी, ऐसे लिखते हैं। ठीक, सी एन क्या होता है, तो सी एन ये होता है 1/t, टी की पावर टी 1/2 एक्स टी, ये जो एक्स टी फंक्शन है ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन डी टी, ये सी एन की वैल्यू होती है। मतलब ये वाला इसी में पुट करते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो टी है ना, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ये जो 1/t था इसको इधर भेज दिए तो टी सी एन हो गया। ठीक, अब टी सी एन हो गया। अब इसके बाद फिर हम एज्यूम किए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब हम टी को इन्फिनिटी पे टेंड कराते हैं तो ये जो लिमिट है इसकी ये चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक, और ये जो एक्स टी था, ठीक, एक्स टी पे भी लिमिट लग गई, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स टी और ये सारी चीज़ें। ठीक, तो पहला तो हमने सी एन यहाँ पुट किया इस इक्वेशन के अंदर। ठीक, तो आगे हमने क्या एज्यूम किया, ये जो टी सी एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी और ई की पावर माइनस जे ओमेगा डी टी है, इसको बोलते हैं एक्स ऑफ ओमेगा। इसी को हमने ट्रांसफॉर्म मान लिया। किसको, ये हमने, ये सीरीज हुई फोरियर सीरीज सी एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसको लिया। ठीक, और इसका सी एन निकाला। सी एन निकालने के बाद टी से मल्टीप्लाई किया, टी सी एन हुआ, एक्स टी को ऐसे ही रहने दिया। ठीक, और लिमिट किया टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गई और एक्स टी को वैसे ही रहने दिया हमने। ठीक है, अब ये जो टी सी एन है इसको हम बोल रहे हैं एक्स ओमेगा, और इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी। ठीक, इसी को इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें या फोरियर इंटीग्रल की, तो वो क्या है, वो ये है। मतलब अगर हमें एक्स टी दिया गया है, ठीक, ऐसे, तो हमने क्या किया, इतने को हमने एक्स ओमेगा माना था, सी एन को हमने एक्स ओमेगा बाई टी माना था। ठीक, एक्स ओमेगा बाई टी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे थे एन को। ठीक है, एन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ समेसन लगा है तो सम कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो एक्स ओमेगा बाई टी। ठीक है, अब जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू ये, तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म कैसे किया, देखो, सी एन को हम बोलते हैं टी सी एन अपॉन टी। ठीक है, एक्स ओमेगा बाई टी यहाँ रख लिया। अब टी को हम जानते हैं एन ओमेगा नॉट को ओमेगा मान लिया हमने, और ये जो टी है, टी को हम कहते हैं 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, टी को अगर हम 2 पाई/ओमेगा बोलेंगे तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है, मतलब पूरे पीरियड के लिए। ऐसे मतलब हम कहते हैं 2 पाई/टी इज इक्वल टू ओमेगा होता है। तो इसी से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, यहाँ हमने ओमेगा बाई 2 पाई रख दिया, और ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी हो गया इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, 2 पाई/ओमेगा, ये ओमेगा इधर आ गया। अब ये ओमेगा जैसे इधर आया, हमने क्या कहा, 1/2 बाहर ले लिया, एंड लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे 1/2 बाहर लिया, ये चीज़ एक्स ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा, ये बन के आ गया। इसी में हमने क्या किया, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखा, तो डी ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा को, ओमेगा नॉट को 2 पाई/टी रखा है, तो इसको अगर 2/टी रखा है तो इसको डी ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर टी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये पूरा टर्म जो है ये इनफाइनेटेसमली स्मॉल होगा। तो इससे हमको एक्स टी की वैल्यू मिल जाती है और ये बन जाता है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक चीज़ और, फोरियर सीरीज तो होती है पीरियोडिक फंक्शन के लिए, लेकिन अगर हमें किसी नॉन पीरियोडिक फंक्शन की बात करनी है तो हम उसका पीरियड इन्फिनाइट बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ इन्फिनाइट से इन्फिनाइट फिर इंटीग्रेट कर लिया है।
ठीक है। बेसिकली हमको एक चीज़ ये याद रखना है, फोरियर सीरीज क्या होती है। फिर उसके बाद सी एन का फार्मूला याद रखना है। सी एन के फार्मूले में ही हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी सी एन बन गया। ठीक। अब टी सी एन को हमने टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख लिया है, क्योंकि नॉन पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड इन्फिनाइट होता है। फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया। इसी चीज़ को हमने ट्रांसफॉर्म बोला है। ठीक। इसी चीज़ को फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला। फिर टी सी एन यहाँ से यहाँ तक एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी को हमने क्या बोल दिया, एक्स ओमेगा बोल दिया। एक्स टी क्या हो गया, देखो किसी भी फंक्शन को हमने एक्स टी को एज ए सीरीज एज्यूम किया, कि हमने सोचा जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, मतलब जो हमें सिग्नल दिया गया है, जैसे मान लो हमको दिया गया है एक्स टी इज इक्वल टू, मतलब कुछ दिया गया है, हमने इसको एज्यूम किया कि हम इसे किसी सीरीज की तरह लिख सकते हैं। वो सीरीज होगी सी एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन टी। ठीक है, जे ओमेगा एन टी। इसको हमने एज्यूम किया कि हम इसको इस तरह इस सीरीज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर सी एन की वैल्यू निकाली, और सी एन की वैल्यू टी सी एन के फॉर्म में ये लिखा, और इससे बोला ये इसका ट्रांसफॉर्म है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म निकल के आया है ये एक्स ओमेगा, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी। क्योंकि जो हमने टाइम डोमेन से इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफ़र कर चेंज कर लिया है। अब यहाँ जो हमारा वेरिएबल टाइम में था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में हो चुका है, इसीलिए इसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर इसी के थ्रू यूज करके हमने इन्वर्स निकाला। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने क्या निकाला, हमने एक्स टी की वैल्यू निकालने की कोशिश की कि एक्स टी क्या होगा। ठीक है, एक्स ओमेगा बाई टी रखा, और फिर उसको सॉल्व करके कुछ कुछ किया, और यहाँ पे टी को ऐसे रखा। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, अब एक्स टी को इस फॉर्मेट में हमने माना था, एक्स टी की जगह एक्स ओमेगा रख दिया, एक्स ओमेगा बाई टी रख दिया। तो हमने 12th में पढ़ा था जब इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, तो उसी इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का यूज करके हमने ये कन्वर्जन्स किए हैं। और ये करने के बाद हमको ये मिलता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। इस बार डी ओमेगा हो गया है, क्योंकि इस बार हमने ओमेगा नॉट को ट्रांसफॉर्म किया है डी ओमेगा में। ठीक। अब आगे चलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है एक्स टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और जब इसका फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 1/2 पाई कर देना है ये। इसके बाद अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी दिया गया है, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब अगर ये एक नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और इसका थीटा क्या होगा, फेज क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। वही चीज़ यहाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ले लिया, और फेज निकालना है तो वाई बाई एक्स कर लिया, यानी एक्स ओमेगा ऑफ इमेजनरी अपॉन रियल कर लिया। इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका एक्स ओमेगा वर्सेस फेज स्पेक्ट्रम अगर बनाना है तो थीटा वर्सेस ओमेगा बनाएंगे, और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम अगर प्लॉट करना है तो मॉडुलस ऑफ एक्स ओमेगा के मॉड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब आगे चलें। जैसे देखो एक्स टी इक्वल टू डेल्टा टी दिया गया है हमें, और इसका ट्रांसफॉर्म करने को कहा गया, तो एक्स टी इक्वल टू ओमेगा टी का अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो हमने एज्यूम किया कि एक्स टी डेल्टा टी क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक जाता रहता है, और इसका 1 होता है वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रेट करने पे 1 आता है, इसका एरिया 1 होता है। तो डेल टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी रखा, और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया। हमें पता है एक्स इक्वल टू जीरो पर होगा ये 1, बाकी जगह पे तो इसकी वैल्यू ही जीरो होगी। तो x इक्वल टू जीरो पुट किया, यानी t इक्वल टू जीरो पुट किया। t इक्वल टू जीरो पर e की पावर माइनस जे ओमेगा जीरो, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो डेल टी का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका। एक इसका अगर मैं फेज स्पेक्ट्रम बनाऊं तो मॉडुलस निकालूं, अगर ये तो रियल नंबर है, वन वन का मॉडुलस क्या आएगा, वन प्लस जीरो स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट जीरो है, इसको हम लिख सकते हैं ना वन प्लस जे इंटू जीरो। तो इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस आएगा वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, वन आ गया। इसका अगर ओमेगा फेज निकालेंगे तो फेज आएगा जीरो। अगर प्लॉट करना है हमको तो ओमेगा वर्सेस एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा अगर प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा प्लॉट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट आ रहा है, वन आ रहा है, वन यानी कांस्टेंट, और ये आ रहा है जीरो। ओमेगा एक्स ओमेगा यानी यहाँ पर हमने क्या रखा है, फेज रखा है, फाई ओमेगा, ठीक है, इसको फाई बोल देता हूँ, फेज ओमेगा वर्सेस ओमेगा। अब बात करते हैं डेल टी। अगर हमसे कहा गया है इसका इन्वर्स निकालो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी वन होता है, लेकिन वन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, वन क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, और हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, वन अपॉइंट टू पाई इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई के पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। ये नहीं कह देंगे कि वन का सीधा डेल्टा होता है। अगर हमने इसको सॉल्व वॉल्व किया तो हमें कुल मिला के ये मिलता है वन अपॉइंट टू पाई। अब ये क्या हो जाता है, इसको देखो ध्यान से, एक्स ओमेगा की जगह हमने वन रखा होगा, ई की पावर जे ओमेगा डी ओमेगा किया। अब बात करें, इसको थोड़ा सा यहाँ झोल है, एफ वन का जो एफ तो यहाँ तक तो हमने डेल का निकाला, और हमें ये पता चला फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी वन होता है, ठीक है। अब हमें वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक। फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी का तो वन होता है, अगर हमें अब वन का निकालना हो इसके बाद, ठीक है, अगर हमें वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तब क्या करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक तो ये हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद हमसे कहा जाए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, ये क्या होगा, ठीक। वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं वन को प्लॉट करूं, वन वर्सेस टी, तो वन आप देखेंगे ये एक कांस्टेंट है, और इसका अगर मैं समेसन लूं, ठीक है, इसकी जो अगर कुछ भी होगा तो ये इन्फिनाइट वैल्यू देगा। अगर इसका आप मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक समेसन लूँगा एक्स टी, तो ये क्या आएगा, ये इन्फिनाइट आएगा, मतलब इसके मॉडुलस का सम इन्फिनाइट आएगा। क्योंकि ये इन्फिनिटी तक वन 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 है, और वन को इन्फिनाइट टाइम जोड़ेंगे तो वो इन्फिनाइट आना है। तो बेसिकली ये एब्सोल्युटली समेबल नहीं है, ठीक है, नॉट एब्सोल्युटली समेबल। इसीलिए इसका सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका हमें करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम ये जानते हैं एफ ऑफ डेल टी जो है ये वन आता है, ठीक। तो हम कुछ ऐसा अगर सोचें, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ, ठीक है, कुछ होगा, और मैं ये मान ले रहा हूँ एफ इनवर्स ऑफ डेल ओमेगा लिख रहा हूँ, डेल टी नहीं लिख रहा हूँ, डेल ओमेगा का इनवर्स, वो क्या होगा, ठीक है, वो निकालते हैं। तो वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी और डी टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो पर क्या होता है, वन होता है, बाकी जगह क्या होता है, जीरो जीरो होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ डेल ओमेगा, यहाँ 1.2 पाई लगेगा अगर इन्वर्स निकाल रहे हैं, और यहाँ प्लस जे ओमेगा टी होगा, तो डेल ओमेगा ये आएगा 1.2 पाई, ठीक है। और
1 इंटू ई की पावर जे ओमेगा इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक, यानी अब इनवर्स का जो सिंबल है उधर भेज देंगे, तो डेल ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 पाई। तो 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 इसको अभी रहने दो, अभी यहाँ 1/2 पाई लिख दे चलेगा, 1/2 पाई। अब 1/2 पाई में से 2 पाई बाहर ला सकते हैं, तो 2 पाई डेल ओमेगा इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो ये थोड़ा उल्टे तरीके से आता है 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब अगर हमें ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, कांस्टेंट वैल्यू ए, तो इसका आएगा 2 पाई इंटू ए डेल ओमेगा। ठीक, और इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है -j एक्स टी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 पाई डेल, तो उसी से हमें ये भी ध्यान रखना है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब इंटीग्रेट करते हैं e⁻j⁻xt dt को, ठीक है, या जे एक्स टी को, या जे, तो यहाँ पर 2 पाई डेल एक्स टी आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻j x की जगह चलो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, m लिख देता हूँ, mt/dt, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई डेल ऑफ m। ठीक, ये ध्यान रखना है हमको। इस इंटीग्रल की वैल्यू जो आती है, यानी e⁻j⁻xt की वैल्यू, अभी इसमें 1 डाल के आप सॉल्व करेंगे तो कुछ और मिलेगा, मतलब ये आंसर एक्चुअली इन्फिनाइट आ रहा होगा, तो इस वजह से उसको इस टेढ़े तरीके से सॉल्व किया गया। ठीक है, अब अगला दिया गया है सिग्नम। ये भी एब्सोल्युटली समेबल नहीं है। ठीक, एब्सोल्युटली समेबल नहीं है, तो इसके लिए भी हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। अब हमें इसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, तो उससे पहले कुछ चीज़ों की नीड पड़ेगी। अगर हमें एक्स टी इज इक्वल टू e⁻−at/ut दिया गया है, तो उसका क्या होगा, तो at/ut को हम यहाँ रख देंगे, और अब इंटीग्रल जब ut लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, e⁻−at e⁻−j⁻t/dt। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/j आता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे। ठीक है, 1+1/a+j। अब ऐसे ही अगर लेप्लास देखें तो लेप्लास 1/a+s आता है, ut जब लगा हो तो। ठीक, तो इसी को हम अगर 1 का लेप्लास लें तो 1/s आता है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हो गई e⁻a से। ठीक है, अब यहाँ दूसरा क्या है, -t से t तक एक रेक्टेंगुलर पल्स दी गई, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो, इसका अगर एक्स ओमेगा निकालना हो, तो 1 रखा, कहाँ से कहाँ तक, -t से t तक, e⁻−j⁻t। तो यहाँ t से t तो हम डाल सकते हैं, t से t डाला, सॉल्व किया इस इंटीग्रेशन को, e⁻−j⁻t/−j आएगा, सॉल्व किया। उसके बाद हमने वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ क्या क्या डाली, t1 और -t से t, तो एक बार -t एक बार +t, ये डाला। उसके बाद अपॉन j ओमेगा किया, हमको पता है ये आइडेंटिटी यहाँ यूज किया, e⁻+jx डिवाइडेड बाई 2j को हम कहते हैं साइन ऑफ x। तो ये यूज करके हमने यहाँ 2t साइन ओमेगा t निकाल दिया। उसके बाद f1 का हमें पता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा आता है, ये याद रखना है। अगर हमें सिग्नम का निकालना है, ठीक है, सिग्नम का अगर हमें निकालना है तो सिग्नम को हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, सिग्नम को अगर हमें तोड़ना हो तो उसके लिए हमें यूटी को ध्यान देना होगा। यूटी क्या होता है, यूटी का यूज करके हम सिग्नम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यूटी का यूज करके सिग्नम बनाया है सबसे पहले। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। अगर आप इधर साइड देखें तो एक u ऑफ t है, ठीक है, और इधर से देखें तो u ऑफ -t लिखा हुआ है और -u ऑफ -t लिखा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड -n है।
तो इस साइड से अगर आप सिग्नल को देखें तो माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये हाफ सिग्नम बन गया। और इसको हमने लिखा हाफ ऑफ सिग्नम प्लस 1/2। हाफ ऑफ सिग्नम में अगर हमने 1/2 ऐड किया तो यू टी बन गया। हाफ ऑफ सिग्नम प्लस 1/2, कॉन्स्टेंट 1 ऐड कर दो, 1/2 ऐड कर दो, तो क्या होगा कि ये सिग्नम है। अभी देखो इसको, बेसिकली सिग्नम में हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये? हम्म अब एक, तो ये क्या बन गया, यूटी बन गया। ठीक है, तो इधर वाला क्या बन गया, 1 बन गया और यूटी का यूटी रह गया। ठीक, तो यूटी को हमने कैसे लिखा, हाफ ऑफ सिग्नम प्लस 1/2। सिग्नम का हमें पता है 1/2 इंटू 2/j ओमेगा होता है। और उसके बाद 1/2 का क्या होता है, 2 पाई, 1 का होता है 2 पाई डेल ओमेगा, 2 पाई डेल ओमेगा रख दिया। ठीक है, अब चलिए इस सिग्नम का भी निकाल देता हूँ। ये हमारे पास है सिग्नम। तो सिग्नम के लिए हमें एक स्पेशल तरीका करना होता है। ये समेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है ई की पावर में। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा सिग्नम टी। सिग्नम टी का सॉल्व करता हूँ। अब सिग्नम टी भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सिग्नम टी को ये इधर और ये इधर 1 1 और ये बीच में 0, तो ये सिग्नम फंक्शन को हमने लिमिट लगा करके ई की पावर माइनस ए टी इंटू यू टी कर लिया, माइनस ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, और लिमिट ए टेंडिंग टू 0 किया, जिसकी वैल्यू 1 के करीब, इसकी वैल्यू 1 के करीब। तो अब ये एक एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इसका भी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, इसलिए इसके लिए भी जुगाड़ मेथड किया। अब ई की पावर माइनस ए टी यू टी का ईजिली निकाल सकते हैं, ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का यूज मतलब ईजिली निकाल सकते हैं हम। तो इसके लिए हमने क्या किया, लिमिट रखा। और अब इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो ए टी यू टी का, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस ए टी और यू टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी और डी टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट ए टेंडिंग टू 0। ठीक, ए टेंडिंग टू 0, ये ध्यान रखना है हमको। और माइनस ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ यू टी लगा, अभी इसको देखना मैनेज कैसे होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी और डी टी। तो ये वाला इंटीग्रेशन जो बन के आएगा, वो इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व होकर के और बन के आएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी लिमिट ए टेंडिंग टू 0 ई की पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी डी टी प्लस, यहाँ माइनस लगाओ। उसके बाद ये वाला देखो, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 ई की पावर ए टी है और माइनस जे ओमेगा है, तो ये आ जाएगा ए माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लिमिट की वैल्यूज़ रखेंगे। जब लिमिट की वैल्यूज़ रख देंगे तो ये हमको मिलने वाला है ऐसे। ये वाला सॉल्व करने पे आता है 1/ए जे ओमेगा, ए प्लस जे ओमेगा, और -1/- ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा -a - जे ओमेगा। अब a टेंडिंग टू 0 है,
ए को हमने जीरो रख दिया, तो 1/j ओमेगा माइनस माइनस अपॉन जे ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आती है 2/j ओमेगा, किसकी, सिग्नम की। अब यूटी का भी हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं, यूटी की भी वही प्रॉब्लम है एब्सोल्युटली समेबल ना होने की। तो यूटी को भी हम सिग्नम के टर्म में लिख लेते हैं और फिर उसका भी ऐसे ही निकालते हैं। तो यूटी को हमने आगे तोड़ करके सिग्नम के टर्म में लिखा हुआ, ये हाफ सिग्नम प्लस 1/2। तो हाफ सिग्नम की वैल्यू क्या हो गई, 2/j ओमेगा, और 1/2 1/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 2/डेल ओमेगा, तो 1/j ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, ये इसका आ गया यूटी का ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमको ये दिया गया है, यहाँ क्या आएगा, पाई आएगा ना, ये पाई पाई कैंसिल, तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आने वाला है, इसका आने वाला है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। ठीक, इसके बाद ये है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक, ये लिखना कैसे है, सबसे पहले हमें ये सीखना है। एक हमको रैंप फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हमने ब्रेक पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये 2 पर ब्रेक कर रहा है, -1 पे ब्रेक कर रहा है, 0 पे कुछ हो रहा है, 1 पे कुछ हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 0 पे कुछ नहीं हो रहा है, 0 छोड़ दो। ठीक है, 0 की समस्या नहीं है, हमें समस्या कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है, -1 पर है, 1 पर है और 2 पर है। अब 2 से हम देखना चालू करेंगे। ठीक है, 2 पे हमें क्या दिख रहा है, एक शिफ्टेड रैंप फंक्शन दिख रहा है। ठीक, तो शिफ्टेड रैंप फंक्शन दिख रहा है, तो यानी, और ये नीचे की तरफ है, तो -r ऑफ t+2। ठीक, t+2 करेंगे, ये -2 पे शिफ्टेड है ना, तो -2 पे शिफ्टेड है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये -2 पर शिफ्टेड, हमने रैंप फंक्शन को -2 पे शिफ्ट कर दिया। ये रैंप फंक्शन होता है, इसको -2 पर शिफ्ट किया, t+2, और फिर उसके बाद इसका माइनस लिया, तो माइनस लूँगा तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, तो शिफ्टेड हो गया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे आए हम, अब इसके बाद -1 पे देखो ब्रेक पॉइंट है, अब -1 से हमें रैंप जाना है यहाँ तक। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसका स्लोप तो है क्या कहते हैं 1, एक बार माइनस नेगेटिव स्लोप है, फिर उसके बाद हमें 1 के स्लोप लाना है। तो अगर हम इसमें एक रैंप ऐड करेंगे तब तो क्या होगा, पहली बात ये -1 पे रैंप है, तो यहाँ t+1 हो जाएगा। अब एक बार रैंप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, लेकिन हमें स्लोप +1 चाहिए, इसका स्लोप क्या है +1, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा +2। फिर 1 पर पहुँचे, 1 पे देखो स्लोप यहाँ डिक्रीज हुआ है, -1 हो गया है फिर से, और ये भी रैंप ही है, तो प्लस है, अब की बार माइनस होगा, और कितना घटाना है स्लोप इसका, -1 पर लेके आना है, कितने से, 1 से, तो यहाँ तक का स्लोप 1 है, अब इसको घटाना है, तो t+1 हो गया, t+1 पे रैंप है, अब स्लोप कितना घटाना है, 2 से घटा दिया। ठीक, कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो गया। एक चीज़ और, हमको इस डायरेक्शन से आ रहा था मैं, तो यहाँ से हमने 0 मान के चला हुआ था, यहाँ से रैंप था, अब हमें एक चीज़ देखना है, 2 के बाद क्या हो रहा है, स्लोप ख़त्म हो जा रहा है, तो 2 के बाद हमें क्या लिखना है, 2 के बाद एक ऐसे फंक्शन है। ठीक, तो 2 के बाद हम लिखेंगे रैंप का जो यहाँ -2 है ना, तो अब हमें स्लोप 0 लाना है, तो +2 रखा, 2 रख के हमने स्लोप क्या कर दिया, 2/r ऑफ t+2, t+2 के बाद हमने स्लोप 0 कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ जब माइनस वाले थे, अब 1 पे, तो यहाँ -1 आना चाहिए, नहीं ये वाला तो -1 है, ये वाला -1 होगा, और ये वाला -2 होगा, क्योंकि अब हम 0 के इधर आ चुके हैं, तो ये, अब ये हमारा
एक्स टी बन गया है एक्स टी। अब इसका फोरियर निकालना है, तो रैम्प का फोरियर हम नहीं जानते, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स टी बाई डी टी। ठीक है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो फंक्शन है रैम्प फंक्शन, ये यूनिट स्टेप बन जाएगा, माइनस यू ऑफ टी प्लस टू माइनस टू यू ऑफ टी प्लस वन माइनस टू यू ऑफ टी माइनस वन। ठीक, और प्लस टू यू ऑफ टी माइनस टू। ठीक, इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा का ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत आसान होता है, तो इसको हमने डी बाई डी टी ऑफ क्या कर लिया, एक्स टी कर लिया। अब ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो ये क्या बन गया, यूनिट स्टेप का माइनस डेल्टा ऑफ टी प्लस टू माइनस टू डेल्टा ऑफ टी प्लस वन माइनस टू डेल्टा ऑफ टी माइनस वन और प्लस टू डेल्टा ऑफ टी माइनस टू। अब इसका ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, अगर इसका ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स ओमेगा इक्वल टू डेल टी का क्या होता है, डेल टी का ट्रांसफॉर्म होता है वन। ठीक, माइनस डेल टी का माइनस वन। अब हमें ध्यान देना है टू से शिफ्टिंग है, तो टू से शिफ्टिंग होने की वजह से ई की पावर माइनस टू जे ओमेगा आ जाएगा, टू से शिफ्टिंग है तो। ठीक है, और प्लस से शिफ्टिंग है तो प्लस आएगा, माइनस से है तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ टू ई की पावर और जे ओमेगा वन। ठीक है, माइनस ऑफ टू ई की पावर जे ओमेगा, अब यहाँ माइनस वन हो जाएगा, और इसके बाद प्लस टू ई की पावर जे ओमेगा माइनस टू, ये हो गया। ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हमको दिया गया है डेल टी प्लस एक्स का ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, डेल टी प्लस एक्स। तो एक्स में हम थोड़ा शिफ्टिंग कर दिए हैं, शिफ्टिंग कर दिए हैं तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, डेल टी को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो डेल टी क्या होगा, शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। अगर डेल टी शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, मतलब डेल टी क्या होता है, बाकी जगह क्या होता है, जीरो जीरो होता है डेल टी, केवल जिस वैल्यू पे कहा जाता है वहाँ पे वन होता है। तो टी प्लस एक्स को हमने कहा अब ये जीरो, नया जीरो हो गया, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन कर दिया हमने। तो टी इज इक्वल टू माइनस एक्स पे अब डेल टी बनने लगा, टी इज इक्वल टू माइनस एक्स पे डेल टी बन रहा है। तो ई की पावर जे ओमेगा टी डी टी का जो ये पूरा इंटीग्रल है, ये पूरा इंटीग्रल केवल कहाँ पर हमें सॉल्व करना है, एट टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी जे ओमेगा टी एट टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा एक्स। ठीक, माइनस एक्स डाला है तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस जे ओमेगा एक्स। ठीक, अब फोरियर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पहली है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ए एक्स वन ओमेगा प्लस बी एक्स टू ओमेगा। इस टाइम स्केलिंग अगर यहाँ ए से मल्टीप्लाई है तो यहाँ ए से डिवाइड हो जाएगा, और जे ओमेगा में भी ए से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ अगर हमें इसका कोई ट्रांसफॉर्म लिखना है और हमने फंक्शन के अंदर ए से टी से एक्स टी को ए टी कर रखा है। ठीक, तो अगर हम इसका वो लिखेंगे, प्रूफ नहीं किया है ना, प्रूफ कर देता हूँ। इसको अगर ये रहा, ये है, तो हमने ए टी को हमने कुछ मान लिया, ए टी को चलो हमने पी मान लिया। ठीक, और इसका अगर मैं वो लिखूँ तो ये आएगा एक्स टी एक्स ऑफ ए टी ई की पावर जे ओमेगा टी डी टी माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक, अब इसको हमने एक्स ओमेगा निकालना है। एक्स ओमेगा क्या था, एट केवल टी था, एक्स ओमेगा को हमने बोला ई की पावर एक्स टी ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस जे ओमेगा टी डी टी बोला, एक्स टी को डी टी। ठीक है, अब ये निकालना है तो एक्स ए टी को हमने पी मान लिया,
ठीक है, ए टी को पी मान लिया, तो डी टी क्या हो जाएगा? ए टी को हमने नया वेरिएबल पी माना है, तो डी टी क्या हो जाएगा? ए डी टी इज इक्वल टू पी। ठीक, ए डी टी इज इक्वल टू पी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ पी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। जे ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे? टी को हमने क्या माना है? पी बाई ए, तो जे ओमेगा पी बाई ए। ठीक, जे ओमेगा पी बाई ए। और उसके बाद हमने यहाँ लिखा डी टी को हमने क्या माना है? पी माना है, तो डी टी हो जाएगा पी बाई ए, मतलब डी पी बाई ए। ठीक है, डी पी बाई ए, तो डी पी बाई ए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1/a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स ऑफ पी और ई की पावर माइनस जे ओमेगा पी बाई ए, माइनस जे ओमेगा पी, जे ओमेगा बाई पी, ओ सॉरी, जे ओमेगा बाई ए होगा ना, यहाँ इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, जे ओमेगा बाई ए इंटू पी हो जाएगा और डी पी हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं? ये फिर से एक्स ओमेगा बाई ए लिखा हुआ है, ओमेगा बाई ए जो यहाँ होता है वही ओमेगा में आता है, मतलब जो वही ट्रांसफॉर्म में आता है अंदर में, तो 1/a और एक्स ओमेगा ऑफ जे ओमेगा बाई ए बन गया ये। तो ये हो गई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ऐसे सारी प्रॉपर्टी डराइव की जा सकती हैं। टी प्लस टी नॉट से शिफ्ट किया है, तो टी प्लस टी नॉट से शिफ्ट किया है तो प्लस है, तो ई की पावर जे ओमेगा ऐसे टूट जाता है वहाँ पे, तो ये आ जाता है ई की पावर जे ओमेगा। माइनस से शिफ्ट किया है तो माइनस आ जाता है। और डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है? अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए जे ओमेगा की पावर एन हो जाएगा, और अगर इंटीग्रेट किए हैं तो जे ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा। ठीक है, ये चीज़, ये प्रॉपर्टी हो गई। चलो, हमको दिया गया है एक फंक्शन दिया गया है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर इन्वर्स निकालना है तो हम क्या किए? सबसे पहले इसको लिख लिए, 4 जे ओमेगा प्लस 6 जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 जे ओमेगा प्लस 8। तो जे ओमेगा को अगर मैं एक्स मान लूँ तो इसको 4x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 लिख सकते हैं। फिर इसको हमने फैक्टराइज कर लिया x+4 x+2 में। अब ये बन गया, तो इसे हम ए पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, a/x+4 b/x+2 पार्शियल फ्रैक्शन किया जैसे। उसके बाद हमने इसको ए और बी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद 5/x+4 -1/x+2 आ गया। ये क्या आ गया? एक्स ओमेगा आ गया। अब इस एक्स ओमेगा को अगर मैं क्या कहते हैं 5/x+4 इसका इन्वर्स लूँगा तो xn आ जाएगा, xt। तो इसका इन्वर्स लिया हमने तो 5/j ओमेगा+4, तो 1/j ओमेगा+a की किसका होता है? हमें पता है e की पावर at का अगर हम ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आता है 1/a-j ओमेगा। ठीक है, और अगर प्लस का निकालते हैं 1/a+ ई की पावर -at का क्या आता है? 1/a+j ओमेगा आता है। तो ई की पावर -at का आता है, तो यानी अगर j ओमेगा+4 लिखा हुआ है तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? j ओमेगा+4 यानी a की वैल्यू 4, तो इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स क्या आ जाएगा? ई की पावर -j ओमेगा 4। ठीक, इंटू यू टी प्लस ऐसे ही इंटू यू टी, ये वाला टर्म। अब यहाँ 5 है, 5 ऐसे ही रहेगा, -1 है, -1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद अगला हमको दिया गया है एक क्वेश्चन है, ये सारे इम्पल्सिव फंक्शन है। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन है, इम्पल्स 2 पर इम्पल्स है, 4 पर है, 0 पर है, 6 पर है, तो ये डिलेड है एक तरह से अगर हम देखें
तो ये वाला अगर इस इम्पल्स की वैल्यू लिखेंगे डेल डेल ओमेगा प्लस 4 है, इसकी लिखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, इसका एरिया 3 है तो 3 डेल ओमेगा प्लस 2, इसका 6 है तो 6 डेल ओमेगा हो जाएगा 0 पर। ऐसे ही 2 डेल ओमेगा माइनस 2, 4 डेल ओमेगा माइनस 4। अब इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो पहले वाले का क्या आएगा, इसका डेल्टा का क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है डेल ओमेगा का, तो डेल ओमेगा का आता है 1/2 पाई। लेकिन 6 डेल ओमेगा प्लस 4 है तो 1/6/2 पाई आएगा, ये 6 इसका आ जाएगा 6/2 पाई। अब डेल ओमेगा प्लस 4 है तो डेल ओमेगा प्लस 4 है यानी शिफ्टिंग हो रखी है, शिफ्टिंग हो रखी है तो इसका मतलब ई की पावर जे ओमेगा 4। ठीक, इसका क्या आएगा इनवर्स, इसका 3 डेल ओमेगा प्लस 2 लिखा है तो 3 डेल ओमेगा प्लस 2 का 3/2 पाई और ई की पावर जे ओमेगा 2। ये डेल ओमेगा है तो इसका आएगा 3/2 पाई। ठीक है, और ई की पावर 0। फिर ऐसे ही इसका 2/2 पाई ई की पावर -2 जे ओमेगा। फिर ऐसे ही 4 वाले का 4 डेल ओमेगा ई की पावर -j ओमेगा/4। तो इस ऐसे क्वेश्चन वाले का ऐसे करते हैं। अगला है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन के दो मेथड हैं, एक ट्रेडिशनल है, ग्राफिकल है। अगर कन्वोल्यूशन का क्या हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं एक्स का और एच का, अगर हमने कन्वोल्यूशन किया है तो एक्स जेड एक्स टी और एच टी माइनस टाउ डी टाउ होता है और ये रनिंग 0 से टी तक का इंटीग्रेशन होता है। ठीक, यहाँ टी यूज हुआ है और डी टाउ है। अब एक्स ओमेगा इंटू x2 ओमेगा, x1 ओमेगा x2 ओमेगा, अगर हमें कन्वोल्यूशन करने कहा जाए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, मल्टीप्लाई करो ट्रांसफॉर्म को, फिर उल्टा लौटाओ, कन्वोल्यूशन हो गया। इन्वर्स ले लो फिर। ठीक, तो इसका इन्वर्स अगर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब ये रहा, ये किसका हमने सॉल्व किया, ई की सिग्नम वाले का है। ठीक है, जो भी पहले कर चुका हूँ। अच्छा, अगर सिग्नम फंक्शन का हमको पता है, सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या आता है, 2/j ओमेगा आता है। ठीक है, जे ओमेगा आता है तो अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करूँ तो इधर हो जाएगा एक्स ओमेगा और इधर हो जाएगा ओमेगा। तो एक मिनट, ये एक्स टी है। ठीक है, अगर मैं सिग्नम टी वर्सेस टी प्लॉट करूँगा तो ये होगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करूँ तो ये हो जाएगा एक्स ओमेगा जिसकी वैल्यू है 2 मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, 2/ओमेगा आएगी। ठीक है, 2/ओमेगा यानी 1/x जैसा आएगा, ये इधर और ये इधर ऐसे। तो ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया। और अगर इसका क्या कहते हैं, हमें फेज स्पेक्ट्रम निकालना हो तो फेज स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करूं तो देखो इसको, ये पूरा ऐसे समझो, सिग्नम का जो ट्रांसफॉर्म आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम, सिग्नम का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2/j ओमेगा होता है। ठीक, अगर इसका मॉडुलस निकालूं तो वो आ जाएगा 2/ओमेगा। ठीक, अगर मैं इसका थीटा निकालूं, टेन इनवर्स, अब यहाँ जे ओमेगा लिखा है ना तो जे ओमेगा ऊपर जाएगा, तो यानी अगर मैं इसको थोड़ा और सही से लिखूं तो एक्स ओमेगा इज इक्वल टू, जे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -j/2 ओमेगा, 2/ओमेगा। तो इसको मैं और बढ़िया से अगर लिखूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अगर इसका थीटा निकालूं, फाई फेज, फेज स्पेक्ट्रम, टेन इनवर्स -2/ओमेगा डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, रियल पार्ट इसमें 0 है। तो अब ओमेगा की वैल्यू कुछ भी लेते रहे हम, ये नीचे 0 की वजह से इन्फिनाइट आएगा। तो टेन इन्फिनाइट कब आता है, π/2 पे आता है। तो इसका जो फेज स्पेक्ट्रम आएगा निगेटिव है। देखो जब टेन इनवर्स ओमेगा की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ देखो ओमेगा की वैल्यू जब निगेटिव है, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो जब तक निगेटिव है, निगेटिव साइड में ये पॉजिटिव π/2 है, और निगेटिव के बाद यानी पॉजिटिव साइड में इसका ये जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ, तो ये -π/2 है। तो ये हो गया इसका फाई वर्सेस ओमेगा। और
एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा, इसको बोलते हैं फेज स्पेक्ट्रम। ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, ये फेज स्पेक्ट्रम। ठीक, तो ये हमने प्लॉट कर रखा है एम्पलीट्यूड और फेज। उसके बाद आता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो इसको एकदम ऐसे समझना है हमको कि यहाँ पर हम इसके जो कंटिन्यूस में फोरियर ट्रांसफॉर्म करते थे वहाँ इंटीग्रेशन होता था। इंटीग्रेशन को एक्चुअली ये सिग्मा इंटीग्रेशन है, तो इसी को हम समेसन की तरह लिख सकते हैं। तो इसको हमें समेसन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सएन कर दिया। टी को हमने किस में बदल दिया है, यहाँ पर एन में बदल दिया है। ठीक, और जो टी था यानी टी को हमने एन में बदल दिया, बस बाकी चीज़ें सेम, और इंटीग्रेशन को समेसन में। तो अगर हमें एक्सएन का निकालना है और एरो यहाँ पर लगी है, जहाँ एरो लगी होती वहाँ जीरो होता है, 0 1 2 और 3। मतलब इसको अगर हमें प्लॉट करना हो तो मतलब ये है कि 0 0 यहाँ है, चलो 0 1 2 और 3। तो 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 1, 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 1, और 1 पे वैल्यू आएगी -2, यहाँ पे आएगी -2, 2 पे वैल्यू आएगी 2, और 3 पे वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसका ये मतलब होता है जहाँ एरो लगी है वहाँ जीरो। अगर मान लो यहाँ एरो लगी होती तो यहाँ जीरो मानते, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे समझते हैं हम। ठीक है, तो जीरो एरो यहाँ लगी थी, तो x ऑफ 0 ई की पावर -j⍵0 समेसन में हमने रखा उसी फॉर्मूले में और वैल्यू पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया e⁻0 -2 j⍵ ऐसे से करके। ठीक है, xt xn e⁻ j⍵1 में j⍵n में हमने रख दिया बस। इसके बाद हमें दिया गया है xn = a mod n। अब ये दो चीज़ हो सकता है, a की पावर mod n हो सकता था, a mod n हो सकता है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। तो a mod n हुआ तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अब a mod n ऐसे से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्फिनाइट बार इसको सम करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक सीरीज मिलेगी, इन्फिनाइट सीरीज xn e⁻ j⍵n, और इसमें वैल्यू मॉड है तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और a mod n है तो mod n -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हुआ, तो इसको हम 0 से इन्फिनिटी और यहाँ आगे 2 लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 लगा दिया। अब यहाँ 1 e⁻ j⍵n, फिर ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। मतलब a है, a तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पर n बदल रहा है तो a कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं xn = a mod n। तो a mod n 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 4a 3a 2a ऐसे पूरी सीरीज बन जाएगी इसमें। ठीक है, अगर इस तरह दिया हो हमको a mod n, तो mod n दिया हो a mod n -j⍵n, तो a -n -j⍵n दो सीरीज बनेगी, -इन्फिनिटी से -1 और 0 से इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से -1 को रिवर्स कर लेंगे, यहाँ -n है तो यहाँ +n आ जाएगा, ये और ये। उसके बाद इन्फिनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना है हमें। ठीक, इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है, अगर AR ऐसे से जीपी दी गई है तो इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R इन्फिनाइट सम के लिए, और कंडीशन ये होती है mod R < 1 होना चाहिए। वही हमने यहाँ लगा दिया, ये और ये। इसका पहला टर्म a⍵ था तो इसलिए यहाँ a⁻j⍵, और इसका पहला टर्म 1 था तो इसलिए यहाँ पर। फिर अब हमको कन्वोल्यूशन करने को दिया गया है टेबुलर फॉर्म में। ये क्या है, टेबुलर वाला है, टेबुलर फॉर्म। हमको पहले HN दिया गया है 1 2 3 ऐसे ब्रैकेट बना करके, और XN दिया गया। अगर यहाँ एरो लगी होती तो मैं 0 मान लेता, यहाँ एरो लगी होती तो मैं 0 मान लेता बाय डिफ़ॉल्ट, तो वही मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो 0 1 2 और 3 इधर रखा है HN, 1 2 1 -2, और इधर रखा है XN। इन दोनों को क्या करना है, हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 और 5 6 दिया है, यहाँ 2 3 4 5 दिया है। ठीक है, 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो हमने 2 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया 2। ठीक, 2 आया। फिर हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 को किया 4, फिर 2 इस वाले मतलब इस 1 को और इस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 - 2, मतलब इसको उठाना है, इसको उठाना है, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते जाना है।
फिर हमें एरो मारनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3, फिर उसके बाद ऐसे लंबी एरो, फिर छोटी होती चली जाएगी। ठीक, इन सब का समेसन लिखना है। तो वाई ऑफ 1 क्या आया, 2 आ गया। वाई ऑफ 2 क्या आया, 7 आ गया। 4 और 3 + 4 7। फिर ऐसे वाई ऑफ क्या कहते हैं 3 क्या आएगा, वो आएगा 4 + 6 + 2, 6 2 8 4 12, ये 12 आ गया। फिर ऐसे वाई ऑफ 5 क्या आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। वाई ऑफ 5 क्या आएगा, वाई ऑफ 5 आएगा 10 1 -6 का सम। ऐसे 5 का ये वाला आएगा, ये इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा वाई ऑफ 5। फिर ऐसे ही वाई ऑफ 6 निकालेंगे, आगे का हमें मिलता जाएगा। ठीक है, इसका 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 सम, इसका सम करते जाएंगे तो वाई ऑफ 6 7 तक मिलता जाएगा हमको। ये जहाँ हमें नहीं दिया गया वहाँ हमने जीरो ज्यूम कर लिया है, 0 0 0। तो यहाँ तक का हमें टेबुलर सम मिल गया, ये मेथड। ठीक है, फिर अगला है एक और इन्वर्स का क्वेश्चन है, यानी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये हमको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो अगर y डबल डैश है, अगर इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ, ये इक्वेशन दी गई है हमको, और ये y डबल डैश में कैसे लिखा होगा, d2y/dt2 लिखा होता है तो मैं इसको y डबल डैश बोलता हूँ। ऐसे ही d3/y/dt3 लिखा होता है तो मैं इसको y ट्रिपल डैश बोलता हूँ। ठीक, तो इसको हमने लिखा। इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम डिफ्रेंसीसन का लेते हैं, dy/dy dt का अगर हम फोरियर लेते हैं तो ये आता है जे ओमेगा इंटू वाई। ठीक, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जे ओमेगा मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस वाले का क्या हो जाएगा, जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू वाई ओमेगा। ठीक, प्लस ऐसे ही जे ओमेगा इंटू वाई ओमेगा, प्लस जे ओमेगा नहीं आएगा अब क्योंकि 3 है ना, +3 कांस्टेंट वैल्यू, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, जे ओमेगा इंटू एक्स और +2 इंटू एक्स, ये बन गया। अब एक्स और वाई कॉमन ले लो, तो वाई ओमेगा हमने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा, जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस जे ओमेगा +3 इज इक्वल टू, हमने एक्स कॉमन ले लिया, जे ओमेगा +2, ये बन गया। उसके बाद हमने वाई ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा जे ओमेगा +2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस जे ओमेगा +3, ये आ गया। ठीक, इसी को नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रांसफ़र फंक्शन बनाया। ट्रांसफ़र फंक्शन बनाने के बाद हमें ये सॉल्व करना है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इन्वर्स भी चाहिए हमको। ठीक है,